हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ममता क्लासेस। पिछले क्लास में हमने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा था, आज कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म हम लोग आज सीखेंगे वो है एसेट्स। एसेट्स हिंदी में आपने सुना होगा, संपत्ति लोग बोलते हैं कि मेरे पास कुल इतने की संपत्ति है। तो हिंदी में तो संपत्ति बोलते हैं और इसको इंग्लिश में एसेट्स बोलते हैं। तो एसेट्स क्या होता है? एसेट्स को एक्सप्लेन किया गया है, एनीथिंग विच इज़ इन द पोजीशन और इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस इज़ नोन एज एसेट्स। कुछ भी जो कि बिजनेस के अधिकार में है और वो उसका प्रॉपर्टी है, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। उसके आगे items which are owned by the business and it has the right to use or sell them are termed as assets। कोई भी आइटम जिसका ओनर कौन है, मालिक कौन है, बिजनेस है और बिजनेस को उसको यूज़ करने का राइट है या बेचने का राइट है, तो वो आइटम एसेट्स कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो कोई भी सामान क्यों ना हो जिस पे बिजनेस का अधिकार है, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में है कैश, बैंक बैलेंस, लैंड, स्टॉक एक्सेट्रा। यहाँ तो कुछ एग्जाम्पल्स ही हमने कोट किया है, बहुत सारा आइटम्स हो सकता है जो बिजनेस की संपत्ति हो। अब आप स्टूडेंट हैं, आपकी संपत्ति भी क्या है आपके पास? बुक्स है, कॉपीज़ है, बैग है, पेन पेंसिल एक्सेट्रा, ये आपका संपत्ति है। इवन जो यूनिफॉर्म आपने पहना, कुछ भी आपके पास जो है जिसके मालिक आप हैं, वो आपका संपत्ति है, आपका एसेट्स है। क्लियर ना? अब इस एसेट्स को भी अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, सिमिलर टू लायबिलिटीज़। तो सबसे पहला है नॉन करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। अब ये क्या होता है? These are those assets which are acquired or purchased by the business for the purpose of using them। ये वो एसेट्स है जिसको बिजनेस खरीदता है। अक्वायर करना बोलिए या खरीदना बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। इन ऑर्डर टू यूज़ देम फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, उसको हम बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदते हैं। दे आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, उसको हम बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मान लीजिए आप सामान लाएं, जिस चीज़ का आप ट्रेडिंग करते हैं और उसको ख़रीदे हैं, तो उसको तो बेचने के लिए आप ख़रीदे हैं। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसा भी होता है जिसको आप बिज़नेस में यूज़ करने के लिए ख़रीदते हैं, बेचने के लिए नहीं ख़रीदते हैं। सपोज़ करिए आपका ज्वेलरी शॉप है और उसके लिए आपने कुछ फर्नीचर्स ख़रीदा है। तो जो फर्नीचर्स आपने ख़रीदा है उसको तो बेचने के लिए नहीं ख़रीदा है। जो भी ज्वेलरी आइटम ख़रीदेंगे वो बेचने के लिए आप ख़रीदेंगे, तो वो फिक्स एसेट्स नहीं होगा। लेकिन ज्वेलरी के अलावा कुछ और भी आप सामान खरीदेंगे बिज़नेस के लिए, तो वो फिक्स एसेट्स कहलाएगा या नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। फिक्स का मतलब ये नहीं कि जो ज़मीन से जुड़ा हो। इवन व्हीकल
जो कि आराम से रोड पे दौड़ता है, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर हम उस चीज़ का डीलिंग नहीं करते हैं। समझ में आ रही है बात? द बेनिफिट ऑफ these assets are derived for a period of more than 12 months। इन एसेट्स का बेनिफिट हमको लंबे समय तक के लिए मिलता है, सालों साल हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि 12 महीने से ज़्यादा के लिए। मान लीजिए कि आप कोई बिल्डिंग खरीदे हैं जिसमें आप बिज़नेस रन करेंगे। अब एक बार बिल्डिंग खरीद लिए, उसको कितने साल तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं? ट्रक खरीदा गया ताकि आप गुड्स को डिलीवर कर सकें एक जगह से दूसरे जगह पे, और ये ट्रक भी आप 1 साल से ज़्यादा यूज़ करेंगे। फर्नीचर, अंडरस्टूड। एग्जाम्पल, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, एक्सेट्रा। बस यही ध्यान रखना है कि आप इस सारे आइटम का ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बिजनेस में उसको यूज़ करने के लिए खरीदे हैं। क्लियर है? अब नॉन करंट एसेट्स भी फर्दर क्लासिफाई हुआ है। पहला आता है टैंजिबल एसेट्स, the assets which have physical existence, and which can be seen or touched are known as tangible assets। अब जो फिक्स एसेट है बेटा जी या नॉन करंट एसेट्स है, उसको भी 2 कैटेगरी में और डिवाइड किया गया है। और पहला जो आ रहा है आपका वो है टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, उसका फिज़िकल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है ना? तो बहुत सारा एसेट्स ऐसे आ जाता है, जैसे बिल्डिंग आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, मशीन को आप टच कर सकते हैं, तो ये सब हमारा टैंजिबल फिक्स एसेट्स हो जाता है। ये सारा एग्जाम्पल इस कैटेगरी में भी आ सकता है। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, एक्सेट्रा। तो दोनों का एग्जाम्पल हमने सेम लिख दिया है, कोई फ़र्क नहीं है। अब टैंजिबल एसेट्स एक हो गया और दूसरा ठीक इसका उल्टा इनटैंजिबल एसेट्स। Intangible assets, the assets which do not have physical existence and they cannot
be seen or touched. Goodwill, trademark, copyright, patents, एक्सेट्रा. तो बिजनेस में कुछ ऐसा भी एसेट्स होता है जिसको ना आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन वो बिजनेस को बेनिफिट देता है, उसके वजह से बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, तो उसको हम इनटैंजिबल एसेट्स बोलते हैं. जैसे नेचर भी हमको कुछ इनटैंजिबल एसेट्स दिया है. एयर, कैन यू सी इट? नहीं, यू कैन फील इट. और लाइफ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है. बिना हवा के तो हम सरवाइव ही नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हैं. ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए हमको जीने के लिए. तो बिज़नेस में भी कुछ ऐसा आइटम्स है जिसको ना आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं. एग्ज़ाम्पल हो गया गुडविल. अब गुडविल क्या होता है बाबू मेरे? गुडविल का मतलब गुड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, नेम एंड फेम. जिस बिजनेस का ज़्यादा रेपुटेशन होगा उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा. ठीक है. दूसरा हमने एग्जाम्पल लिखा है ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क का मतलब लोगो, ब्रांड नेम, वो हमारा ट्रेडमार्क हो जाता है. आजकल तो ब्रांडेड चीज़ का फैशन चल रहा है, सब कुछ लोग ब्रांडेड ही लेना चाहते हैं, तो वो ब्रांड जो है, ट्रेडमार्क है, वो भी हमारे लिए इनटैंजिबल एसेट्स है. एक एग्जांपल ले रही हूँ इस कैटेगरी में, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड. हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड HLL उसका ट्रेडमार्क है. अब ये तो ट्रेडमार्क हो गया, तो क्या आप उसको छू सकते हैं? नहीं ना. तो प्रिंटेड है, वो नहीं टच करना. जैसे ये बोर्ड है, इसको हमने फिज़िकली टच कर दिया. ये मार्कर है, इसको हमने टच कर दिया, लेकिन ट्रेडमार्क को आप उस तरह से टच नहीं कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉपीराइट. कॉपीराइट मतलब अधिकार, उस चीज़ को यूज़ करने का या मार्केट में सेल करने का, पब्लिश करने का अधिकार. जैसे बुक पे आप देखिएगा ऊपर में लिखा रहता है कॉपीराइट, यानी कि किसी पब्लिशर को ये राइट है कि वो बुक को मार्केट में पब्लिश करके सेल कर सके. दूसरा कोई सेम टू सेम पब्लिश करके मार्केट में सेल कर रहा है तो वो इल्लीगल काम कर रहा है, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है. वैसे उसी तरह से CD भी होता है, एक ओरिजिनल दूसरा पायराइटेड. बुक भी होता है ओरिजिनल एंड पायराइटेड. तो जो डुप्लीकेट हो गया उसको हम पायराइटेड कॉपी भी बोलते हैं. तो ये हमारा कॉपीराइट है. आप कॉपीराइट को भी फिज़िकली टच नहीं कर सकते हैं, फिज़िकली उसको देख भी नहीं सकते हैं. नेक्स्ट हमने वर्ड यूज़ किया है पेटेंट्स. पेटेंट्स का मतलब किसी चीज़ को बनाने का फॉर्मूला. जैसे मेडिसिन है, फूड आइटम्स है, बहुत सारा कॉस्मेटिक्स होता है, उन चीज़ को बनाने के लिए एक फार्मूला होता है और कंपनी उस फार्मूले को अपने नाम से पेटेंट करवा लेती है और कंपनी के अधिकार में वो पेटेंट आ जाता है. कंपनी उस फार्मूले को यूज़ कर सकती है, उससे आगे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है. तो ये भी पेटेंट जो राइट है उसको फिज़िकली आप ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं. एक्सपेक्ट करें आपको समझ में आ रहा है. ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपको इन सारे आइटम्स को यूज़ करना होगा जब हम अकाउंटिंग करेंगे. ठीक है. तो यहाँ नॉन करेंट एसेट्स था. अब इसका दूसरा कैटेगरी हो गया करंट एसेट्स. करंट एसेट्स नाम ही ठीक उल्टा बता रहा है. दी एसेट्स
which are purchased for resale and which can be easily converted into cash within 1 year। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स है जिसको हम बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं, जिसको हमको कैश में कन्वर्ट कर देना है 1 साल के भीतर में। ऐसा नहीं है कि जो 1 साल के भीतर में कैश में कन्वर्ट नहीं होगा वो करंट एसेट्स नहीं है। थोड़ा सा कुछ एसेट्स ऐसा हो जाता है जो कि बेचने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वो भी हम करंट एसेट्स के कैटेगरी में ही रखेंगे। कुछ स्लो आइटम होते हैं, कुछ डेड स्टॉक भी हो जाता है जिसको हम लास्ट में देते हैं, भी डिस्काउंट पे सेल कर देते हैं। बहुत सारा देखेंगे कि लगा रहता है सेल, तो सेल मतलब वो आइटम है जो जल्दी नहीं बिक रहा है, पुराना हो गया है, तो उसको दुकानदार क्या करता है, कम दाम पे बेच करके अपना कुछ तो रिकवर कर लेगा ना पैसा जो उसका पूंजी लगा हुआ है उन एसेट्स में। तो ये हो गया हमारा करंट एसेट्स। यहाँ पे वो कस्टमर्स भी आ जाते हैं जिनको हमने उधार बेचा है अपना माल, तो वही उधार दिया है उनको, उनसे रिकवर तो करना है ना पैसा। ऐसा थोड़ी ना कि लो आप ले जाओ 4 साल के बाद पेमेंट करना, ऐसा नहीं होता है। आज हम अपने कस्टमर को सेल किए सामान, विद इन वीक, 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, 15 डेज, वो बंदा से हमको पैसा रिकवर करना है, तो वो भी करंट एसेट्स के कैटेगरी में आ जाते हैं। किन्हीं को आप एडवांस कैश दे देते हैं, अपने वर्कर्स को ही, एम्प्लॉयज़ को ही कुछ एडवांस दे दिया आपने, तो वो हमारा करंट एसेट्स कहलाएगा। अंडरस्टूड? कैश, ये ऑलरेडी हमारे पास कैश के फॉर्म में है। बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स एक्सेट्रा। डेटर्स बोलते हैं बाबू उन कस्टमर्स को जिनको हम उधार सामान बेचे हैं, उनको कमर्शियल टर्म में डेटर्स बोलते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ को हम एडवांस भी देते हैं, तो ये भी हमारा करंट एसेट्स के कैटेगरी में आ जाएगा। होप आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर है, फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। ओके? फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। They are namesake assets. These assets do not have any sale वैल्यू। अब नेक्स्ट कैटेगरी आ गया आपका फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स। क्या हमने लिखा है, दे आर नेम सेक एसेट्स, बस एक नाम मात्र का एसेट्स है, वास्तव में ये एसेट्स कोई होता नहीं है, इसका कोई सेल वैल्यू नहीं होगा। दे आर इमेजिनरी एसेट्स। इमेजिनरी है, इल्यूजन।
वास्तव में ये पास्ट का कुछ खर्च है या लॉसेस है जिसको अभी तक बिजनेस के अकाउंट्स बुक में शो हो रहा है, तो इसको हम फिक्टिशियस एसेट्स के कैटेगरी में रख देते हैं या नॉमिनल एसेट्स के कैटेगरी में रख देते हैं। इन एक्सपेंस या लॉसेस को हमने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ख़त्म नहीं किया है और अभी तक ये अकाउंट्स के बुक में शो हो रहा है, तो इसको हम एसेट्स के कैटेगरी में ही शो कर देते हैं और नाम दे दिया गया है फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट्स। यहाँ पे थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं, नो फर्दर बेनिफिट्स कैन बी डिराइव्ड from these assets. Example, past losses, advertisement, expenditure not written off, पास्ट का लॉसेस, बिजनेस का पहले का लॉस है, उसको अभी तक हम शो कर रहे हैं अपने अकाउंट्स के बुक में। दूसरा हमने एग्जांपल लिखा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ। देखिए एडवर्टीजमेंट पे जो हम खर्च करते हैं वो हैवी अमाउंट रहता है और एक बार एडवर्टीजमेंट पे कंपनी लाखों लाख रुपया खर्च करती है। आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स का आप ऐड देखते हैं टीवी पे, इवन मोबाइल पे, ऐड पे ही सारा प्रोडक्ट का सेल डिपेंड करने लगा है। तो जो खर्च करती है कंपनी उसका बेनिफिट भी 2 साल 3 साल तक मिल जाता है। अब जिस साल कंपनी खर्च की है सारा खर्च उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, उसको कुछ साल में स्प्रेड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे से फॉर इंस्टेंस आपने एडवर्टीज़मेंट पे 10 लाख का खर्च किया और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका बेनिफिट आपको 4 साल तक मिलेगा, तो 10 लाख को कितने से डिवाइड कर दीजिएगा? 4 से। हर साल का खर्च कितना आ गया? 2,50,000 रुपया। तो पहला साल में 2,50,000 चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बच कितना गया बाबू मेरे? 7,50,000। उसको इस हेडिंग में शो कर देंगे। फिर अगला साल 2,50,000 चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो बचा 5 लाख रुपया है उसको शो कर देंगे यहाँ। इसी तरह से नेक्स्ट 2 ईयर्स भी सेम प्रोसेस रिपीट होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आपका है आइटम कैपिटल रिसीट। एंड रेवेन्यू रिसीट्स। अब यहाँ पे दोनों रिसीट ही हैं लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। कैपिटल रिसीट है और रेवेन्यू रिसीट है, दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैपिटल रिसीट को हम शो करते हैं बैलेंस शीट में और रेवेन्यू रिसीट को हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कैपिटल रिसीट पहला क्या होता है इसको हम लोग देख लें। Any amount received by the business which are of non-recurring or irregular nature
are known as capital receipt. These are one-time receipt and they benefit of such receipts are derived for a period of more than 1 year. क्या लिखा हमने? Any amount received by the business which are of non-recurring or irregular nature. Non-recurring क्या होता है बाबू? जो बार बार हमको ना मिले. इरेगुलर नेचर का है वो, ठीक है ना. तो जो भी अमाउंट बिजनेस को मिलता है जो बार बार नहीं मिलने वाला है, वन टाइम रिसीट हो गया, उसको हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं. और इसका बेनिफिट हमको लंबे समय के लिए मिलता है. कुछ कुछ आइटम ऐसा होता है कि जब तक बिजनेस रहेगा तब तक उसका फ़ायदा बिजनेस को मिलता रहेगा. इज़ इट क्लियर? तो एग्जाम्पल क्या होगा? सबसे कॉमन एग्जाम्पल, सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज कैपिटल. बैंक लोन, amount received by sale of fixed assets etc. तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिखा? कैपिटल. अब बिजनेस में कोई पूंजी बार बार नहीं ना लगाता है. शुरू में हैवी अमाउंट लगा दिया ओनर पैसा, उसका बेनिफिट जब तक बिजनेस कंटिन्यू करेगा तब तक बिजनेस को मिलता रहेगा. बैंक लोन भी आप बार बार नहीं लेते हैं. एक बार ले लिए 3 साल 4 साल 5 साल के लिए, उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है. उसके अलावा कोई फिक्स एसेट्स था, से फॉर इंस्टेंस कोई आपका ज़मीन था, वो आपने सेल कर दिया. ज़मीन का आप बिज़नेस नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए कैपिटल रिसीट है. अब बार बार कोई बिज़नेस का ज़मीन भी तो नहीं बेचता है ना. समझ में आ रही बात? तो ये सारा मेरा कैपिटल रिसीट का एग्जाम्पल हो गया. ठीक इसका उल्टा रेवेन्यू रिसीट. The amount which is received on a regular basis and are of recurring nature are known as revenue receipt. The benefits are received within 1 year.
तो जो अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और जो रेकरिंग नेचर का है उसको हम रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। उसका बेनिफिट हमको 1 साल के भीतर मिल जाता है। किसी का तो तुरंत उसी समय मिल गया, जैसे आप सामान बेच रहे हैं तो तुरंत आपको जो पैसा मिला दैट इज़ रेवेन्यू रिसीट बाय सेल ऑफ दैट आइटम। डॉक्टर्स हैं, उनको फ़ी मिल गया, डॉक्टर का वही प्रोफेशन ही है, पेशेंट एग्जामिन करेंगे या ऑपरेशन करेंगे, डेली उनको ये पैसा मिलना ही मिलना है। टीचर्स हैं, उनको फ़ी मिलना ही मिलना है ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपके पापा अगर जॉब करते हैं तो जो उनको सैलरी मिलता है वो रेवेन्यू रिसीट है, हर महीना उनको सैलरी मिलनी है। रेंट अगर आपको मिलता है मंथली बेसिस पे मिले, क्वार्टरली बेसिस पे मिले, तो वो भी रेगुलर नेचर का हो गया ना। तो ये सब हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट होता है। अब उसका बेनिफिट तो तुरंत ख़त्म हो जाता है ना, 1 साल के भीतर थोड़े ना लंबे समय तक उसका बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? तो एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, commission received, एक्सेट्रा। बहुत सारा एग्जाम्पल्स आ जाएगा बेटा मेरे, तो उतना एग्जाम्पल्स अभी हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो समझाने के लिए आपको हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिया। इंटरेस्ट रिसीव किए हैं आप, बैंक में आपका पैसा जमा है तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स डिपॉजिट है तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है? क्वार्टरली बेसिस पे। सेविंग अकाउंट में भी पैसा है, उसको भी आपको पीरियड इंटरवल पे इंटरेस्ट मिलता है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया रेवेन्यू रिसीट का। एक्सपेक्ट करें आपको समझ में आ रहा है। बाबू ये सारा आइटम आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो फिर आगे आपको मुश्किल होगा। अगला टर्म है एक्सपेंडिचर, रिसीट का ठीक उल्टा। तो एक्सपेंडिचर क्या होता बाबू मेरे? एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। कैश का डिस्ट्रीब्यूशन या ओनरशिप जहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है या कोई लायबिलिटी आ रही है, किस लिए लायबिलिटी आ रही है? जिम्मेदारी आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। किस लिए, किस वजह से ये सारा हुआ है? इन ऑर्डर टू एक्वायर एसेट्स, या तो हम कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं या गुड्स खरीद रहे हैं या कोई सर्विस ले रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी जो खर्च होगा जिसका अभी हमने पेमेंट या तो कर दिया है या बाद में करेंगे, तो वो एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्लियर है? इट मीन्स एनी पेमेंट विच इज़ मेड इन ऑर्डर टू रिसीव अ बेनिफिट। कुछ भी हम पेमेंट कर रहे हैं कोई बेनिफिट रिसीव करने के लिए, उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कुछ भी फ़ायदा चाहिए तो उसके लिए पहले खर्च तो करना पड़ेगा ना, तो दैट इज़ एक्सपेंडिचर। अब सिमिलर टू रिसीट, एक्सपेंडिचर को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एनी एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। कोई भी खर्च हम कर रहे हैं फिक्स एसेट्स को खरीदने में या उसका वैल्यू बढ़ाने में, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इन एक्सपेंडिचर का बेनिफिट बेटा हमको लंबे समय तक मिलता है, दैट इज़ फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर। इसलिए हमने एग्जाम्पल लिख दिया,
अमाउंट स्पेंड फॉर परचेजिंग और इरेक्टिंग बिल्डिंग, प्लांट और फर्नीचर। बिल्डिंग या तो आप परचेज कर रहे हैं या खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, प्लांट को भी आप इरेक्ट करते हैं। प्लांट जब हम सेटअप करते हैं ना तो उसको इरेक्ट करना बोलते हैं। जैसे आप कंप्यूटर ख़रीदते हैं तो उसको असेंबल करना पड़ता है ना, लाके सीपीयू अलग, उसका मॉनिटर अलग, कीबोर्ड अलग, माउस अलग, सबको क्या करना होता है, असेंबल करना होता है। तो प्लांट को भी पार्ट बाय पार्ट इरेक्ट करना पड़ता है। या हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो इन सब का बेनिफिट तो हमको लंबे समय तक मिलेगा, तो इस पे जो भी हम खर्च कर रहे हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अगला है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज़ रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज़ नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई भी खर्च किया आपने जिसका बेनिफिट आपको एक अकाउंटिंग ईयर में मिल गया, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अकाउंटिंग ईयर मतलब वन कंप्लीट बिजनेस का जो ईयर हुआ। जैसे आपका एकेडमिक ईयर होता है, एक क्लास में आप कितने साल रहते हैं? एक ही साल ना, एक साल से तो ज़्यादा नहीं रहते हैं। हम फेलियर की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो एक साल का आपका एकेडमिक ईयर होता है। शुरू कब होता है? 1 अप्रैल से। एंड कब होता है आपका? 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। तो अकाउंट्स में भी आपका अकाउंटिंग ईयर होता है जिसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। इसका पीरियड भी बिल्कुल सेम चलता है, 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट पीरियड के 31 मार्च तक। तो इस पीरियड के अंदर ही हमको सारा फ़ायदा बेनिफिट हमको उस खर्च का मिल जाता है, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान बेच रहे हैं उसका खर्च। सामान बेचने का भी तो खर्च आता है ना, कैसा ही हो जाता है। तो उसका परचेज़ करने का खर्च होता है, उसको वहाँ से लाने का खर्च, बेचने का खर्च, तो सबको जोड़ देते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। रेंट जो आपने पेमेंट किया है, अपने स्टाफ को जो सैलरीज देते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवल करने के लिए जो खर्च करते हैं। अब स्कूल से आप घर जाते हैं, घर से स्कूल आते हैं, तो ट्रैवल करने का खर्च होता है ना, उसका बेनिफिट तो बस उसी समय मिल जाता है, तो इट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बिजली आप यूज़ कर रहे हैं, उसका खर्च, लाइट जला रहे हैं, बस उसका बेनिफिट उसी समय आपको मिलेगा, तो ये क्या हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है ना? तो आज कुछ टर्म्स हमने पढ़ लिया, कुछ टर्म्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय।